हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है मुग़ल 16वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं अध्याय 4, मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? मुग़ल कौन थे, मंगोल थे या तैमूर थे। ठीक है, मुग़ल सैन्य अभियान पढ़ेंगे, मुग़ल काल की प्रमुख घटनाएं, उत्तराधिकार, अन्य शासकों से संबंध, मनसबदार और जागीरदार, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं और अकबर कौन थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। ठीक है, जागीरदार कौन थे, तो ये ज़मींदार होते थे। अकबर की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे और 17वीं सदी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मुग़लों के बारे में पढ़ते हैं। तो मुग़ल 2 शासक वंश के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान और पिता की ओर से तुर्की शासक तैमूर के वंशज होने से गर्व महसूस करते थे। ठीक है, 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इन्होंने क्या किया? 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और ये माता की ओर से कौन थे? मंगोल शासक चंगेज़ खान की ओर से, और पिता की ओर से ये तैमूर वंश के थे। लेकिन जब ये तैमूर वंश होने के कारण खुद पे गर्व महसूस करते थे। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी 1526 में, जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। उस टाइम बाबर ने भारत में पहली बार कदम रखा था। 1530 तक इसका टाइम पीरियड था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर इसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, बारूद की तकनीक 14वीं सदी में लाई गई थी। प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन में 16वीं सदी में बाबर द्वारा प्रयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ किसने स्टार्ट किया था? बाबर ने किया था। बाबर ये भारत में तोपखाना और गोलाबारी की तकनीक लेकर आया था। ठीक है, मुग़ल सैन्य अभियान देखते हैं। बाबर जो थे मुग़लों के संस्थापक थे, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। इसकी एज जो थी 12 साल की थी। 1494 में इसने परगाना राज्य का उत्तराधिकार हासिल किया, उत्तराधिकार बना। 1504 में काबुल पर कब्जा किया और इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में इसने हराया। ठीक है, मनसब देखते हैं। तो मनसब जो है एक फ़ारसी भाषा का शब्द है। मनसब जो है एक सरकारी पद है। ठीक है, क्या है? एक सरकारी पद है। इसमें क्या होता है? वेतन और पद और सैन्य के जो उत्तरदायित्व होते हैं, उनके अलग अलग तरीके से सेना को रखा जाता है। तो पद और वेतन जो है जात संख्या की आधार पर दिया जाता था। तो जो पद और वेतन होता था उसको जात, जिस तरीके के, अगर लोग ऊंची जाति के होंगे तो उनको अधिक वेतन मिलेगा और नीची जाति के होंगे तो उनको कम वेतन मिलेगा। इस तरीके से जो मनसबदार होते थे, इसमें घोड़े की संख्या, किसको कितने घोड़े देने हैं, किसको कितने मनसब देने हैं, ये सब कुछ निर्धारित किया जाता था किसमें? मनसबदार में। ठीक है, मनसबदार और जागीरदार मुग़ल सामाजिक समूह के सदस्य को प्रशासन के नियुक्त करने लगे। प्रारंभ में तुर्की सरदार का समूह था। कुछ वर्षों बाद काफ़ी समूह हिंदू, भारतीय, मुस्लिम, मराठा, राजपूतों और अन्य को समर्पित कर दिया गया। ठीक है, पहले जब मुसलमान ये सब क्या करते थे? तुर्की लोगों को ही अपना सरदार बना देते, लेकिन बाद में इसमें हिंदू, मुस्लिम, मराठा सभी लोग शामिल होने लगे। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व के रूप में एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो जो मनसबदार होते थे उनको वेतन कैसे दिया जाता? तो राजस्व के रूप में उन्हें भूमि दी जाती थी, जिन्हें जागीर कहते थे, जो इक्का के नाम समान थी, जो इक्ता के समान ही होती थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जब्त के बारे में। जब्त क्या होता है? तो जब्त जो है भूमि मनसबदारों की होती थी। जब्त भूमि जो थी मनसबदारों की होती थी। ये अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है, इसके बाद में जो जब्त है वो राजस्व एकत्रित करने वाली एक भूमि होती थी। क्या होती थी? राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि। ठीक है, इधर देखते हैं जब्त और ज़मींदार। ये व्यवस्था टोडरमल ने शुरू की थी। और टोडरमल कौन थे? अकबर का राजमंत्री था। भूमि से राजस्व को कैसे एकत्रित करना है, व्यवस्था में परिवर्तन करना है, कृषि उपज देखनी है, पैदावार सर्वेक्षण अधिकारी होते थे, कीमतें और कृषि का सर्वेक्षण किया जाता था, नकद कर होते थे और सूबों को मंडलों में बांटा गया था, अलग अलग फसल राजस्व दर मिल रही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ कौन देख रहा था? टोडरमल, जो कौन थे? अकबर का राजमंत्री। ठीक है,
अकबर द्वारा मनसबदार में परिवर्तन। तो अकबर ने मनसबदार में क्या किया, परिवर्तन किया। मनसबदार जागीरदारों की जागीर का आकलन कराया जाता था, ठीक है। औरंगजेब जो थे वेतन कम देते थे, जागीर की संख्या जो थी घटा दी गई थी और राजस्व में किसानों की मुसीबत बढ़ गई थी। इन्होंने राजस्व को कम कर दिया और किसानों की से मुसीबत बढ़ने लगी, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों पे क्या अगर ज़्यादा किसानों पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो अच्छी तरीके से खेती नहीं कर पाते थे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया जाता था, क्योंकि सारा काम उन्हीं को करना पड़ता था। इसके बाद में इधर शहजादा, उत्तराधिकारी परंपरा अधिकारियों के बीच में समान रूप से विभाजन, ठीक है। अकबर की नीतियाँ, प्रशासन के अभिलक्षण का वर्णन है। आईने अकबरी, इसके लेखक है अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। साम्राज्य को देख लेते हैं। प्रांतों को सूबों में बांटा गया और सूबों को मंडल में बांटा गया है। सूबों को प्रशासक जो है सूबेदार कहलाते थे। सूबों के जो प्रशासक होते थे, जो सूबों को चलाते थे, उनको क्या कहते थे, सूबेदार कहलाते थे, ठीक है। राजनीतिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे ये लोग। अधिकारी वर्ग देखे तो इसमें दीवान होते थे। दीवान को बोलते थे वित्त अधिकारी, यानी कि जो वित्त मंत्री होता था उसको दीवान बोलते थे। बख्शी जो होते थे सैनिक वेतन अधिकारी होते थे। फौजदार जो सेना नायक होते थे। कोतवाल जिसको पुलिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में धार्मिक नीतियाँ देख लेते हैं। इबादत खाना, इसमें उलेमा, ब्राह्मण वर्ग, पादरी वर्ग और धार्मिक चर्चा करते हैं। और अकबर कहता है कि जब तक मतअंधता है तब तक लोग धार्मिक कट्टरता करते रहेंगे और प्रजा का विभाजन होता रहेगा। इसलिए उन्होंने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। किसने अपनाई, सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाई। इसमें सर्वत्र शांति, त्याग और सहिष्णुता शामिल है, ठीक है। मतअंधता का मतलब क्या होता है, अपने मत के पीछे लोग अंधे हो रहे हैं, उसको बोलते थे मतअंधता, ठीक है। आगे देते हैं मकदवा खाना और अनुवाद ब्यूरो, इसको क्या बोलते हैं। तो कई संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया गया है, इसको बोलते थे अनुवाद विभाग, जिसमें संस्कृत के काव्यों या जो महाकाव्य होते थे उनको फारसी में अनुवाद किया जाता था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इसको स्थित करवाया था किसने, अकबर ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसमें रज्मनामा के नाम से किसने किया था, रज्मनामा के नाम से इसका फौजी ने इसका क्या किया था, अनुवाद किया था। जो फेजी था इसका अध्यक्ष था, उसको बनाया गया था फेजी को, और इसने रज्मनामा के नाम से फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया, ठीक है। नूर जहाँ के बारे में, तो नूर जहाँ का एक नाम और था मेहरून निशा इसका नाम था। 1611 में इसने जहांगीर से विवाह किया था। जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा था, ठीक है। नूर जहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसके, चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। अकबरनामा अकबर को अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। इसमें अकबरनामा को 3 खंडों में बांटा गया है, तो इसलिए इतिहास को 3 जिल्द में लिखा गया है। इसका पहला तो था अकबरनामा जो है उसका शीर्षक था। पहली जो जिद थी, यानी कि जो पहला खंड था, उसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी जिद अकबर के शासनकाल की घटना है। और तीसरी जो जिद है आईन अकबरी, अकबर का प्रशासन, घराना, सेना और राजस्व के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, किसने, बाबर ने। दूसरा हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध, इसमें राणा सांगा को हराया गया था। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण किया, किसने, बाबर ने, ठीक है। फिर आता है हुमायूं, 1530 से 1540 में 1555 से 1556 के बीच 2 बार इसने शासन किया था, ठीक है। शेर शाह ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर शाह जो सूरी था उसने हुमायूं को 2 बार हराया, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। इससे वो क्या गया, पहले युद्ध में जीत गया और दूसरे युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में हार गया तो ईरान भाग गया। वहाँ हुमायूं ने सफाविद की मदद ली, किससे, सफाविद की, अपने दोस्त की मदद ली और वहीं पर रहा। 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा किया और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। जब वो अपने घर से पुस्तकालय की सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो सीढ़ियों से फिसलने के गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से 1605 और 1556 से 1570, 2 बार इसको टाइम पीरियड बताया जाता है। ये 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। अकबर अपने संरक्षण यानी कि बैरम खान से स्वतंत्र हो गया। मालवा, गोंडवाना और सौतेले भाई मिर्जा हाकिम उजबेगों विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान किए इन सब ने मिलकर, ठीक है। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ थी, उसको जीत लिया। 1559 में रणभोर पर कब्जा कर लिया। 1570 में किन्होंने क्या किया, गुजरात अभियान कर लिया। 1585 में अकबर के साम्राज्य का विस्तार, उत्तर पश्चिम अभियानों, सफाविंदों और को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया। काबुल को अपने राज्य में मिलाया, ठीक है।
इसके बाद जागीर के बारे में, जागीर ने क्या किया, 1605 से लेकर 1617 और 1627 तक शासन किया। अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया इसने। जो जागीर जो था अकबर का बेटा था, ठीक है। इसका नाम, बचपन का नाम जो था सलीम था, और इसी ने किससे, नूरजहाँ, जिसके हमने बारे में पढ़ा है। इसका एक नाम और था मेहरुन्निसा से इसने क्या किया, विवाह किया। क्या आता है, शाहजहाँ। जागीर के बाद उसका बेटा शाहजहाँ 1627 से लेकर 1658 तक था। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान, 1657-1658 में शाहजहाँ के पुत्र उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। इसके पुत्र जो हुए थे उनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। इसके पुत्र औरंगजेब की विजय, और इसने शाहजहाँ को उम्र भर अपने आगरा में कैद कर लिया। तो जिसका एक बेटा था औरंगजेब, उसने उत्तराधिकार के इसका युद्ध किया और अपने पिता को उसने कैद में डाल दिया और खुद शासक बन गया, ठीक है। और ये जो शाहजहाँ था उम्र भर कहाँ रहा, जेल में रहा, ठीक है। औरंगजेब जो था 1658 से 1707 तक था, ठीक है। शिवाजी को इसने बंदी बनाया था। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने इसके विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसके भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम था अकबर द्वितीय, उसने भी इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उसको भी निकाल, उसने फिर क्या किया, मराठों और दक्कन की जो सल्तनत थे उनसे क्या मांगा, सहयोग मांगा। उसने इनकी मदद ली और अपने पिता पर आक्रमण किया, लेकिन उसके पिता ने इन सबको भी मरवा दिया। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा, और मुगलों ने अपने राज्य को मिला लिया, ठीक है। ये थी आज की क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। एक बार और आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।